नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उज्बेकिस्तान से संबंधित काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर किस तरीके से देश की परिस्थिति को सुधारने का काम करते हैं, लेकिन किस तरीके से अपने ही जीवन काल के या जीवन के कार्यकाल को बढ़ा रहे हैं कि अब इतने लंबे समय तक या एक साल का या एक व्यक्ति एक बार इलेक्ट होकर के आएगा तो कितने लंबे समय तक रूल कर सकता है। तो उन सभी चीजों से संबंधित आज हम इसे जानकारी को पढ़ेंगे। हमारा मेन एजेंडा जो है वो ग्रामर या सेंटेंस का मीनिंग निकालना, कॉम्प्रिहेंशन समझना, एनालिसिस देना, ये सब चीजें हैं। ये ठीक है, इस चीज को फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम जानकारी प्राप्त करें या किसी भी देश के बारे में पढ़ें तो पहले उसके बारे में समझना पड़ेगा वो देश है कहां। तो सबसे पहली चीज आप यहां पर अगर देखते हैं तो ये अपना प्यारा भारत नजर आएगा आपको। ठीक है जी, ये इंडिया नजर आएगा। इंडिया के बाजू वाले देश मैटर नहीं करते, नेपाल, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बीच में आता है और भारत के लगभग टच में पीओके के सेक्शन से जुड़ते हुए अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बाद आता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान से अगर आप इधर देखते हैं तो ये इसके साथ में किर्गिस्तान आ जाता है, चीन आ जाता है और इधर तुर्कमेनिस्तान आ जाता है। इधर इसका बॉर्डर ईरान से मिलता है। तो अब परिस्थिति नोटिस करने योग्य क्या है कि जब बॉर्डर ईरान से मिल रहा है, अफगानिस्तान से मिल रहा है, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस देश की इस समय ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है। बहुत छोटा सा हिस्सा इसका समुद्र के एरिया से कनेक्ट होता है, जहां से इसके सारे के सारे साधन प्राप्त होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट पर क्या समझना है क्या नहीं समझना है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर पहले इन साहब को देख लीजिए। इनका नाम है, इस समय उज्बेकिस्तान के ये प्रेसिडेंट है। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम शवकत, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वहां की जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंडियंस के लिए काफी टिपिकल होती है। तो यहाँ पे वर्ड है शवकत मिर्जियोयेव नाम है इनका। अब हम केवल प्रेसिडेंट कहकर पुकारेंगे पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर। अब हम बार बार इनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि काफी कठिन हो जाता है। तो अब आता है स्टेटमेंट क्या, फोरगोन कंक्लूजन। फोरगोन का अर्थ क्या होता है? फोरगोन का अर्थ होता है किसी चीज को स्व इच्छा से टाल देना, टरका देना, त्याग देना। फोरगोन का अर्थ होता है किसी चीज को अपनी इच्छा से त्याग देना, टाल देना, टरका देना भविष्य के लिए। ठीक है, ऑन द उज्बेकिस्तान, यहां पे उज्बेकिस्तान की बात हो रही है। रेफरेंडम कहते हैं पॉपुलर वोटिंग सिस्टम को, जहां पर आप वोटिंग करा करके रूल करने वालों को इलेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि कब किससे द्वारा रूल चलाया जाएगा। टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को दोबारा से परिवर्तन किया जा रहा है, संविधान को लिखा जा रहा है। और इसी के साथ साथ कहा जाता है कि कंट्री का भविष्य भी इसी चीज पर निर्भर करेगा। अब इन साहब के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर कि इन्होंने क्या ऐसा किया, कैसे डिक्टेटरशिप के बाद में परिवर्तन लाए, देश का उत्थान किया, सब चीजें डिस्कस की जाएंगी। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट है मस्ट नाउ मेक गुड ऑन हिज प्रोमिसेस, यानी अपने प्रोमिसेस को पूरा किया। जो बोला देश के राष्ट्रपति ने पूरा किया, और पूरा करने के बाद में प्रोमिसेस को पूरा करने के बाद में क्या किया, प्रोमिसेस को पूरा करने के बाद में एक जोरदार जीत हासिल करी। एम्फेटिक का अर्थ होता है जोरदार, किसी चीज पर जब आप दबाव डालते हैं तो एम्फेटिक वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो जोरदार जीत हासिल करी, यानी जाहिर सी बात है अगर इन्होंने इलेक्शन में जीत हासिल करी, इन्होंने कुछ तो किया होगा, परफॉर्म किया होगा, अपने प्रोमिसेस को पूरा किया होगा, तब जाके इन्हें जीत हासिल हुई है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा क्या चीज है, तो वो जानते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि मिस्टर जो प्रेसिडेंट है, उज्बेकिस्तान का ही पॉइंट है भाई, बार बार प्रेसिडेंट की बात हो रही है। वोन यानी कि शानदार जीत हासिल करी है, ओवरवेलमिंग बहुत जबरदस्त जीत हासिल करी है। वोटर्स का अप्रूवल मिला है, लगभग भारी मात्रा में इन्हें वोटर्स का अप्रूवल मिला, यानी सपोर्ट मिला है, जिसमें बात की जाए लगभग 90% लोगों ने इन्हें चुना है। 90% बहुत बड़ा रेफरेंडम होता है ये। इन संडेज रेफरेंडम, संडे को यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या किया, रीराइट किया। रीराइट का मतलब दोबारा लिखने की बात हो रही थी, किस चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन को। अब उसमें क्या लिखना है, क्या पूरा संविधान बदलना है, तो ये कहना गलत होता है कि पूरा संविधान बदलना है। कुछ ही चीजें, कुछ चीजों में परिवर्तन आता है, सारी चीजें नहीं बदली जाती हैं, क्योंकि
संविधान बदलना आसान भी नहीं है। विच, अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही है, यहां पर क्या है विच, कॉन्स्टिट्यूशन में द 65-year-old लीडर, ये जो प्रेसिडेंट है इनकी बात हो रही है, क्लेम करते हैं वुड नॉट ओनली इंप्रूव गुड गवर्नेंस, कहता है कि क्लेम करते हैं कि सिर्फ हम गवर्नेंस को, देश का शासन चलाने की प्रणाली को ही इंप्रूव नहीं करेंगे, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करेंगे इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक के अंदर। बच्चा सबसे पहली चीज आप सभी को पता होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे किसी टाइम पीरियड में यूएसएसआर के हिस्से थे, कोल्ड वॉर या इसके समय के अंदर विघटन के बाद ही अलग अलग देश हुए, तो इन्होंने एक दूसरे के अपने देश में इंप्रूवमेंट लाने के लिए काफी सारे कार्य किए। कुछ में डिक्टेटर्स आए, कुछ में इन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया, किस में इन्होंने रूलिंग सिस्टम को प्रॉपर बनाया, ठीक है। बट कुड ऑल्सो अलाउ हिम, लेकिन उसने खुद को अलाउ भी किया, किस चीज के लिए, टू एक्सटेंड। अब इन्होंने कहा रूलिंग सुधारेंगे, और रूलिंग सुधारने के बाद में अपना जो टेन्योर यानी अपना जो टाइम पीरियड है एक प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, टू रूल या हिज रूल बियॉन्ड हिज करंट टर्म में। सपोज करो उदाहरण के तौर पर जैसे चीन में हुआ, यही रेफरेंडम हुआ कि राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग ने अपना टेन्योर बढ़ा लिया कि अगर मैं अब बात करूं तो मैं इतनी साल तक रूल कर सकता हूं। सेम ऐसे ही पुतिन ने भी किया। अगर बात करें तो जितने भी पावरफुल देशों के अंदर गवर्नमेंट चल रही है वो रेफरेंडम के द्वारा अपने टेन्योर को बढ़ा रहे हैं संविधान में परिवर्तन करके। तो मिस्टर प्रेसिडेंट जो इस समय फॉर्मर लॉयल प्राइम मिनिस्टर थे किसी समय के अंदर, किसके थे, डिक्टेटर के थे, और डिक्टेटर का नाम है इस्लाम करीमोव। अब जब ये प्रेसिडेंट बने हैं तो इन्होंने ओपन अप किया है कंट्री को, प्रेसिडेंट के बाद अब बने हैं, प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बने हैं, देश को ओपन किया है, सारे रास्ते खोले हैं, किस चीज के लिए, पहला परिवर्तन है सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म, समाज में बहुत सारे परिवर्तन किए, इकोनॉमी का सुधार किया, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को सुधारने के ढेरों काम किए। एवर सिंस, उस समय से, एवर सिंस एक एडवर्ब का रोल प्ले करता है जिसके अंदर हम किसी भी चीज के स्टार्टिंग समय की बात करते हैं। तो एवर सिंस कब से, जब से बिकमिंग द प्रेसिडेंट, यानी तब से इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है जब ये प्रेसिडेंट बने 2016 में, और कब, अपने बॉस की डेथ के बाद। अब यहाँ बॉस क्यों लिखा है, प्रेसिडेंट या क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो इस्लाम करीमोव थे ये डिक्टेटर थे, डिक्टेटर रूल के अंदर जो था मिस्टर शवकत जो थे एक प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय के अंदर इनके पास अधिकार नहीं थे कार्य करने के, लेकिन जब धीरे धीरे यहां पर सारी पावर्स इनके कंट्रोल में आई, जब ये 2016 में प्रेसिडेंट बने, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने सबसे पहले अपने संविधान की सहायता लेकर के सारे रास्ते ओपन कर दिए। कौन से रास्ते ओपन करे बच्चा, सारे रास्ते ओपन करे समाज सुधार के, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से सुधार लाया जाए। ही क्रैक डाउन ऑन द फोर्स्ड लेबर्स इन कॉटन फील्ड, उन्होंने उस नियम को भी समाप्त कर दिया जो कॉटन फील्ड के अंदर जबरदस्ती काम कराने वाली फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी थी, उसको भी समाप्त कर दिया, बंधुआ मजदूरी की तरफ काम खत्म कर दिया। अब डिक्टेटर है तो डिक्टेटर थे किसी टाइम पीरियड में, इनके बॉस जो थे, जो कि लिखा हुआ है, जब बॉस डिक्टेटर था तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो पॉलिसीज उस समय के अंदर उन्होंने बनाई थी, प्रेशर करके जो भी उनके विरोधी थे उनको उठा करके क्या किया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। अब विरोधियों को जब जेल में बंद कर दिया जाता था तो उस समय के अंदर दिक्कतें बढ़ जाती थी कि किसी भी देश के अंदर समाज को चलाने के लिए अपोजिशन का होना उतना ही अनिवार्य है जितना देश के अंदर संविधान का होना है। अपोजिशन जब होगा तो बात, जब कोई नियम पास होगा तो उसमें वाद विवाद संवाद के दौरान काफी सारी गलतियां अगर हैं तो उन्हें रेक्टिफाई किया जाता है, सुधारा जाता है और नए नियम बनाए जाते हैं। लेकिन अगर किसी देश में तानाशाह आ जाता है तो तानाशाह के आने के बाद में समस्या ये आती है कि उसको ना सुनने की तो आदत खत्म हो जाती है। अब ना सुनने की आदत यदि समाप्त हो गई तो दिमाग लगाइए जरा एक छोटी सी बात पर, क्या कि यदि किसी देश में किसी एक तानाशाह को ना सुनने की आदत नहीं है तो वो अपने विरोध में जो भी नेता होंगे, संतरी मंत्री होंगे, उनको उठाकर बंद करना शुरू कर देगा। यह है पहला पॉइंट। अब आता है पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है बच्चा? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि सेम लगभग कुछ ऐसी ही परिस्थिति हमारे देश के अंदर इलेक्शन में हुई थी गड़बड़ी, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने कुछ ऐसा ही किया था। इंदिरा गांधी ने विपक्ष में जनता दल के जितने भी नेता थे उनको उठा उठाकर बंद करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के विरोध में जब उन्होंने धांधलेबाजी के खिलाफ उनमें सुप्रीम कोर्ट में केस हारे, तो इन्होंने एकदम से आचार संहिता यानी कि एक तरीके से देश में बंद का ऐलान कर दिया, इमरजेंसी घोषित कर दी, और देश के जितने भी नेता थे जो कहते थे या जो इल्जाम लगाया जाता था कि ये सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं, देश का शासन चलाने में मदद नहीं करने दे रहे या कार्य नहीं करने दे रहे, उन नेताओं को उठा उठा के बंद किया पकड़ पकड़ के। 2 साल 1.5 2 साल तक ये पॉलिसी चली, तो ये एक तानाशाही थी, और जिनको पकड़ा गया उनके ऊपर केस, कानून, नियम, समस्या सब लागू हो उससे पहले ही इमरजेंसी को समाप्त कर दिया। लगभग 2 साल ये तांडव चला था, ये बात ध्यान रखिएगा। सेम ऐसे ही तो जो पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रिजनर थे, यानी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, राजनीतिक के आधार पर, नियमों के आधार पर गुलाम बनाए गए थे, उनको आजाद कर दिया। इन्होंने क्या किया, मीडिया को भी काफी ज्यादा सेंसरशिप से एक तरीके से रिलैक्सेशन दे दिया। अब जैसे आप नोटिस करेंगे कि भारत जैसे देश में अब आप कहेंगे कि भाई प्रेस जो होता है चौथा स्तंभ होता है, कहने को वो आजाद है, देश के अंदर सारे के सारे कार्य करने के लिए उनके पास आजादी है। चलो जी ठीक है आजादी तो है, लेकिन आप पता है कि वो मीडिया अपना कार्य ठीक से कर रहा है? मीडिया अपना कार्य ठीक से करने की जगह वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वो चीजें करता है जो उसे करने को बोला जाता है। मुझे नहीं पता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ज्यादातर मीडिया ना अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करता है, ना पॉवर्टी रेशियो पे बात करता है, देश के अंदर विमेन की सिचुएशन पर भी बात नहीं करता है। आप ज्यादातर मीडिया हाउसेस को देखेंगे तो बस मीडिया हाउस केवल तारीफ करने का काम करता है कि भाई ये रूलिंग पार्टी ये काम कर रही, जो अगेंस्ट बोलता है उसके खिलाफ कोई ना कोई क्या होता है, सेंसर लग जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो यहां पर यही तो बोला गया है कि मीडिया को रिलैक्सेशन दे दिया। मीडिया को रिलैक्सेशन देने का मतलब यह है कि जो इससे पहले जो तानाशाह था इस्लाम करीमोव, इन्होंने क्या कर रखा था, मीडिया को सेंसर कर रखा था। सेंसर का मतलब बिल्कुल बंद कर रखा था, केवल वही न्यूज प्रिंट होती थी, वही न्यूज छपती थी, दिखाई देती थी जो या दिखाई जाती थी जो उस तानाशाह को पसंद होती थी। अगर तानाशाह को पसंद नहीं होगी तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, भारत में ऐसा नहीं हो सकता। भारत में तानाशाही नहीं है, भारत में राजतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, लोगों के द्वारा चुने हुए नेता आते हैं, लोगों के पास वोट का अधिकार है। हर एक सरकार जानती है कि यदि देश के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि करती है सरकार, तो लोग वोट का बटन दबाकर अपना विरोध जाहिर करते हैं। तो ये एक साधारण सी बात है जो परिस्थिति भारत में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेंसरशिप कर दिया, मीडिया को चुप करा दिया कि ठीक है भाई तुम बोलोगे ही नहीं। प्रमोट किए विमेन के राइट, अधिकारों को बढ़ाया गया, महिला के अधिकारों को, तानाशाही के दौरान सभी के अधिकारों का हनन होता है। और जब ये मिस्टर नए प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने क्या किया कि सारी की सारी चीजों को रिलैक्स किया, पॉलिसीज को एम किया। एम के साथ सदैव एट का यूज होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। एम्ड एट एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। अब जितनी भी पॉलिसीज बनाई जा रही थी उसके अंदर, जैसे भारत के अंदर भी आजकल हमारे मोदी साहब क्या कर रहे हैं, भारत में भी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि भाई अपने आप को उठाओ, नौकरियां अगर नहीं है तो व्यापार बढ़ाओ, बिजनेस हाउसेस को इंप्रूव करो, कुछ अगर आपके पास स्टार्टअप के प्लान्स है तो उन स्टार्टअप प्लान्स को बढ़ाओ, ताकि आने वाले समय के अंदर आप रोजगार दे सकें, आपके साथ में 40 लोगों को कम से कम रोजगार मिले। तो भारत में भी यही है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा रहा है और अट्रैक्ट किया जाता है, साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी सुनने में क्या आया था, भारत के अंदर यूपी में हमारे योगी साहब ने क्या किया भाई, योगी साहब ने अभी मेला रखा, एक तरीके से सभी देशों को इनवाइट किया और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट किया, और इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस भी आए, लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, और धीरे धीरे अब यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे ताकि इन्वेस्टमेंट्स को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आर ट्रांसफॉर्मिंग व्हाट वाज वंस अ क्लोज्ड इकोनॉमी। एक समय के अंदर ये एक जो था उज्बेकिस्तान की बात होती है, तो ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक देश जो खुद ही खाएगा, खुद ही कमाएगा, खुद ही उगाएगा, इसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ऐसा ही कुछ आपको देखने में मिलेगा कोरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूं, साउथ कोरिया तो बहुत रईस देशों में से एक है। तो नॉर्थ कोरिया में भी है कि क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरों से कोई संबंध नहीं, अपने आप में ही लड़ रहे हैं, अपने आप में ही काम कर रहे हैं।
ठीक है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी के रास्ते इन्होंने खोले हैं, ट्रांसफॉर्म किया है, परिवर्तन किया, विदेशी इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया कि आइए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अगर आपको सुविधा मिलती है तो अपने आप को और एक्सपैंड करने के रास्ते बनाइए। टू बिकमिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन सेंट्रल एशिया, ताकि इस देश को बनाया जा सके फास्टेस्ट ग्रोइंग, यानी कि बहुत तेजी से ग्रो करने वाला देश बनाया जा सके। कोई भी देश तेजी से ग्रो करता है उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। पहला लॉजिक आपके सामने यहां पर आता है कि वहां पर अधिकारों का होना अनिवार्य है, यानी कि जनता के पास अधिकार हो, जिसके अंदर इधर रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, जबरदस्ती की लेबर नहीं होनी चाहिए, फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, बंधवा मजदूरी नहीं होनी चाहिए, उसी चीज को यहाँ पे रिलैक्स कर दिया। तीसरी चीज, विपक्ष को बोलने का अधिकार होना चाहिए, ताकि कोई कमियां नजर आए तो उसमें सुधार किया जाए, तो पॉलिटिकल प्रेजेंस को आजाद किया गया। और औरतों को अधिकार होंगे तो देश के अंदर ह्यूमन राइट इंडेक्स के अंदर देश का औदा बढ़ेगा, जिसको देखकर विदेश की जो कंट्रीज हैं या जो दूसरे देश हैं हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने को राजी होंगे, तो उसमें महिलाओं के अधिकारों की बात हुई। तो इस प्रकार के काफी परिवर्तन किए गए जिसे देश को एक नई राह पर लाया जा सके। अब जो नया चार्टर की बात हो रही, तो द न्यू चार्टर विच डिस्क्राइब उज्बेकिस्तान एज अ सॉवरिजन, डेमोक्रेटिक, लीगल, सोशल एंड सेक्युलर प्रोमिसेस, यानी कि जो नया चार्टर है उसके अंदर उज्बेकिस्तान को एक तरीके से अपने आप में स्ट्रांग देश की गवर्नमेंट चलाने के लिए सॉवरिजन, नैतिकता के आधार पर, न्याय के आधार पर संगत साबित किया है। और प्रॉमिस किया है अ न्यू मीडिया कोड, एक नया कोड बनाया जाएगा, और जो भी क्रिमिनलाइज हैं, डोमेस्टिक अब्यूजेस हैं, उस पर रोक लगाई जाएगी। यानी कि जो भी आपके देश के अंदर ऐसे नियम और कानून हैं जो किसी भी प्रकार से देश की एक तो तरीके से लिबर्टी को हैम्पर करते हैं, देश की आज़ादी को नुकसान पहुंचाते हैं, देश को आगे प्रोग्रेस होने से रोकते हैं, यानी जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जो अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उन पर क्या किए जाएंगे, सख्त स्टेप्स उठाए जाएंगे। ये नए चार्टर के अंदर प्रॉमिस किए गए हैं, प्रॉमिस करता है, एस या ई एस का मतलब अब ये यूजुअली ऐसा ही होगा। इट प्रॉमिसेस टू डेथ पेनल्टी। अब इस नए चार्टर के अंदर एक सिंपल सी पॉलिसी बना दी कि डेथ पेनल्टी को बंद किया जाए, गारंटीज प्रिजनर राइट, और जो लोग जेल में भी हैं जो किसी भी क्राइम के अंदर है, उनके पास भी अधिकार है और उनके अधिकारों को संभाला जाएगा, देखा जाएगा। एंड ऑफर्ड द बेटर सोशल प्रोटेक्शन, और दी जाएगी सामाजिक सुरक्षा, इंक्लूडिंग हाउसिंग टू लोअर इकोनॉमी पीपल, यानी इन्होंने लगभग भर भर के वादे कर दिए कि गरीबों को मकान मिलेगा, जेल में रहने वाले क्रिमिनल्स को अधिकार मिलेंगे, सामाजिक समानता मिलेगी, क्रिमिनल्स को रोका जाएगा, देश में सांप्रदायिकता बनाई जाएगी, असांप्रदायिक तत्वों को नहीं उठने दिया जाएगा, बेसिकली डेथ पेनल्टी पे रोक लगेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जिसे देश की प्रोग्रेस को रोका जा सके, सारी की सारी चीज देश के फेवर में की गई। आगे बढ़ते हैं। बट इट वुड ऑल्सो रीसेट, यानी कि इस चार्टर में एक और चीज को रीसेट कर दिया गया। अभी तक सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं, लोगों की मर्जी से हुआ, लेकिन अब रीसेट करेगा किसको, प्रेसिडेंट की टर्म को टू 0, प्रेसिडेंट की टर्म को 0, यहां पे प्रेसिडेंट की क्या हो गई, टर्म 0 हो गई। अलाउइंग हिम टू कंटेस्ट इन 2 और मोर इलेक्शन, यहां पे अलाउ किया गया जिसके अंदर वो 2 से ज्यादा इलेक्शन में क्या कर सकता है, एक तरीके से कंटेस्ट कर सकता है, लड़ाई लड़ सकता है इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। विच हैज इंक्रीज्ड, अब इससे क्या हुआ, इस नियम के आधार पर प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो 5 साल से बढ़ा करके 7 साल कर दी गई, यानी कि उसके टर्म का टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया गया है। अब 2 चीजें हो गई, पहली चीज कि एक प्रेसिडेंट इलेक्शन बार बार लड़ सकता है खुद को इलेक्ट करवाने के लिए, और टाइमिंग भी बढ़ा दी 7 साल की। मिस्टर प्रेसिडेंट इज करंटली सर्विंग, मिस्टर प्रेसिडेंट इस समय सर्विंग का मतलब सर्व कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका सेकंड टर्म चल रहा है, और सेकंड टर्म भी जो है वो 5 साल का है जो एक्सपायर होगा। विच यानी रिलेटिव प्रोनाउन टर्म के लिए आता है बच्चा, वुड यानी होगा, भविष्य में होगा, कब होगा, 2026 में एक्सपायर हो जाएगा, यानी अभी भी इनके पास लगभग 3 साल बचे हैं, और इन 3 सालों के अंदर इन्होंने 7 साल का टेन्योर कर दिया। 2 और मोर 7-year टर्म्स, यानी कि 2 और समय मिल गए इनको 7 साल तक के इलेक्शंस लड़ने के लिए। इसका मतलब क्या है,
दैट ही वुड रिमेन इन पावर, वो शक्ति में रहेंगे, पावर में रहेंगे 2040 तक। 2040 का मतलब 23 चल रहा है और 17 साल अभी चलेंगे। अब 17 कैसे हो गया? 17 इस प्रकार से हो गया बच्चा, 7 साल तो एक बार की बात है, 2 बार ये अभी सर्व करेंगे। 2 बार सर्व करेंगे यानी 14 साल हो गए। 14 साल के बाद 3 साल अभी इधर बचे हुए हैं, यानी 20 आपके पास में, 14 और 3 17 साल हो गए और 2023 चल रहा है, तो यानी 17 साल तक अभी ये लड़ सकते हैं, 17 साल तक अभी रूल कर सकते हैं। 82 साल तक की उम्र हो जाएगी, यानी कि उस समय तक जब तक इलेक्शन होगा फाइनल, इनका लास्ट टेन्योर होगा, 82 साल के हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन हैड मेड डिटेल एग्रीमेंट्स, काफी सारे जानकारी ली गई और डिटेल के एग्रीमेंट्स को दर्शाया गया, ठीक है। और उन डिटेल के एग्रीमेंट्स में क्या दर्शाया गया? शोकेस किया गया वोटिंग प्रोसेस को, जो कि फ्री होगा, फेयर होगा, ऑनेस्टी वाला होगा, बैलेट पर नहीं होगा, बटन सिस्टम होगा, कोई चीटिंग के आसार नहीं होंगे, जैसे इंडिया में ऑनेस्टी से सारे इलेक्शंस होते हैं। अब ऐसा ही, अब मैंने ये क्यों बोला भाई, बहुत सारे इलेक्शंस के अंदर अक्सर ये देखा जाता था कि बीजेपी के अगेंस्ट में कांग्रेस जो थी वो शोर मचाती थी कि बीजेपी ने इलेक्शन की मशीन्स में ही गड़बड़ी कर रखी है, मशीन्स में गड़बड़ी कर रखी है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्शंस जो है क्षेत्रों में अपोजिशन हार रहा है। अब इस बात का ध्यान रखते हुए बीजेपी के खिलाफ काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, विरोधी पक्षों ने केस किया, लेकिन केस करने के बाद प्रूव हो गया कि मशीन्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में गड़बड़ी है कि जीत गए तो लोकतंत्र की जीत हुई, हार गए तो वोटिंग मशीन में गड़बड़ है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो खत्म हो गई, फेयर और फ्री इलेक्शंस की बात हुई। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एंड मॉनिटर्स वर इनवाइटेड, जब ऐसी सिचुएशन चल रही थी तो उस परिस्थिति में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो थे या जितने भी मॉनिटर्स कर रहे थे, उनको देखने वाले थे, उनको इनवाइट किया गया। अलाउड टू विजिट पोलिंग स्टेशन, और उन्हें बोला गया कि पोलिंग स्टेशन पे विजिट करो, स्पीक टू द वोटर्स, वोटर्स से बात करो और उनके ऑफिशियल से बात करो ऑन द डे ऑफ द वोटिंग। इस तरीके से वो इंटरनेशनल जर्नलिस्टों को ये दिखाना चाहते थे कि हम अब अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं। एक टाइम पीरियड में 2016 से पहले जो देश तानाशाही के अंडर आता था, जो देश तानाशाही के कंट्रोल में आता था, ये माना जाता था जहां पे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया गया है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ये देखने में आ रहा है कि आप मीडिया को अलाउ करें कि जाके दुनिया से बात करो और ये प्रूव करो कि भाई यहां पर अब इलेक्शन फ्री है, फेयर है, डेमोक्रेसी मेंटेन्ड है। बट स्टिल, लेकिन अभी भी, बट स्टिल अभी भी, एवरीवन न्यू व्हाट द रिजल्ट वुड बी, क्या रिजल्ट होगा सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि देयर वॉज नो कैंपेन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, कोई कैंपेन करने वाला ही नहीं है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। यानी एक तरीके से प्रेसिडेंट ने कह दिया कि भाई कैंपेन करो, मेरे खिलाफ खड़े हो, जो बंदा खड़ा होना चाहे हो सकता है, फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम वाली बात क्या है? प्रॉब्लम वाली बात यह कि उनके विरोध में, विपक्ष में कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं है। जब कोई खड़ा ही नहीं है इलेक्शन में, वोट डालना कंपलसरी, 90% वोट अपने आप पॉजिटिव में डलेंगे ही डलेंगे, क्योंकि बंदा ही नहीं है कोई। While the big media house were largely aligned, उनको प्रॉपरली अलाइन कर दिया गया, गवर्नमेंट के साथ जोड़ दिया गया। सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेस फ्रीडम एडवोकेट्स वर अंडर प्रेशर नॉट टू कैंपेन अगेंस्ट द रिफॉर्म। यानी एक तरफ प्रेसिडेंट अपनी बातों से तारीफ कर रहे हैं कि हमने ये करके दिखाया, हमने वो करके दिखाया, हम इस तरीके सुधार लाएंगे, उस तरीके सुधार लाएंगे, और इलेक्शन के अंदर हमारे विरोध में लोग खड़े हो सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। लेकिन समस्या फिर से क्या आई? समस्या ये आई कि मीडिया पर रोक लगा रखी है कि तुम फालतू उड़ान नहीं भरोगे, उनकी फ्रीडम पर रोक लगा रखी है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलने वाला है उसको दबाव में रखा हुआ है कि कैंपेन नहीं करना है, सरकार के खिलाफ, परिवर्तन के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, जो बना दिया वही सर्वोपरि है। तो कहने को प्रेसिडेंट ने परिवर्तन किए, लेकिन वही परिवर्तन यहां पर क्या दिखाई दे रहे हैं कि वही तानाशाही नजर आ रही है। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ठीक है, which had sent election observer stated that voting was not truly representative.
अब उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि जो विदेशों से लोग गए थे उन्होंने देखा कि भाई, देखने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट जनरेट करके कह दिया कि यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्शन हुए हैं, लेकिन कहने को वो केवल दिखावा ही है, इनके अंदर कोई भी एक इलेक्शन वाली बात नहीं है। दोस्तों, जब तक रेस होगी नहीं तो कैसे पता चलेगा कि रेस में दौड़ने वाला व्यक्ति विजेता है? विजेता तो वही होगा ना जब उसके कंपटीशन में विरोधी पक्ष होंगे, विरोधी पक्ष जब खड़े होकर लड़ेंगे, कंटेस्ट करेंगे, तभी इलेक्शन में पता चलता है कि ये पार्टी जीतेगी, ये हारेगी। लेकिन जिन परिस्थितियों में आप नोटिस कर रहे हैं कि विरोधी कोई है ही नहीं और मीडिया को रोक के रखा हुआ है कि तुम बोलोगे नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में काफी ज्यादा समस्याएं डेवलप होती हैं। अब आगे देखते हैं। येट मिस्टर जो प्रेसिडेंट है रिजाइन करते हैं, इट्स मार्कली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डिक्टोरियल प्रोसेसर। अब यहाँ पे कहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट जो का जो राज्य चलता है, रिजाइन नहीं रेन है, ये क्लियरली दिखाता है डिक्टेटोरियल प्रेडिसेसर का, मतलब कि इनके जो प्रेसिडेंट या इनके बॉस जो रहे, जो कि एक तानाशाह थे, और लगभग यही डिफरेंस यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यानी कि इन्होंने एक तरफ कहा कि हम ऐसा करेंगे जिससे समाज में सुधार आए, दूसरी तरफ बाकी लोगों को रोक दिया, टोक दिया कि तुम कुछ बोलोगे तो पनिश किए जाओगे। तो यहाँ पर ये कैसी आजादी है ये समझ पाना थोड़ा सा कठिन हो गया। ये कैसी आजादी है थोड़ा सा समझ पाना कठिन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म वाइल मेकिंग श्योर दैट हिज पॉलिटिकल पावर्स आर नॉट थ्रेटन। वो क्यों ही अपने आप को डरा हुआ फील करेंगे जबकि उन्हें पता है कि उनके विरोध में खड़े होने वाला व्यक्ति ही कोई नहीं है। आर नॉट एनफ। और अब जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो कितने भी रिफॉर्म कर दो वो पर्याप्त ही होंगे। इफ ही इज सीरियस अबाउट हिज प्रोमिस, अगर वो अपने प्रोमिस में सीरियस है, एक तरीके से अपने वादों को सच में पूरा करना चाहते हैं, उज्बेकिस्तान को मजबूत देश बनाना चाहते हैं, ही शुड ऑल्सो लॉन्च पॉलिटिकल रिफॉर्म। उन्हें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी राइट्स की जो कि और लोग हैं उनके, और अलाउ करना पड़ेगा ऑपोजिशन को पूरी तरीके से। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आजाद करना फ्रीडम नहीं होता है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आजाद करने के बाद विरोधियों को बोलने देने का मौका, उन्हें ऑपरेट करने का मौका बिना डर के सरकार के देना पड़ेगा। इस प्रेशर को हटाना पड़ेगा जो प्रेशर उन्होंने समाज पर, सोशल मीडिया पर डाल दिया। दोस्तों, आज भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार कोई एक गलत नियम लाती है, गलत नियम आते के साथ ही क्या होता है कि गलत नियम जैसे ही आता है ना बच्चा, पूरे देश के अंदर एक तरीके से हंगामा मच जाता है कि ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे विश्लेषक होते हैं, जो क्रिटिक होते हैं, या जो भी लोग प्रेजेंट करते हैं, नियम को समझाने का प्रयास करते हैं, वे पूरी ताकत लगाकर इस नियम को, आगामी नियम को, जो नियम बन चुके हैं उनको डिस्कस करते हैं। कमियां होती है, कमियां बताई जाती है, सरकार के सामने उसकी बहस होती है, बहस के बाद में हर एंगल को जांचकर फिर उसमें सुधार करके नियम आते हैं। लेकिन जब सरकार से बहस करने के लिए कोई होगा ही नहीं तो कितना भी शोर किया जाए, कितने भी इलेक्शन करवाए जाए, विपक्ष में कोई है ही नहीं। इफ यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, और मजबूरी क्या है, वोट देना है, तो किसको देंगे? जाहिर सी बात है आपका जवाब आपको मिल जाएगा। तो ये थी एक तरीके की फेक डेमोक्रेसी, फेक परिवर्तन जो आपके सामने है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन साइनोनियम्स के। एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चा, देखते चलिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। हम केवल क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कस करेंगे, बाकी चीजों को आप छोड़ते चलेंगे। सबसे पहला आता है रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल होता है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी चीज जिसमें किसी भी चीज को कंटेन किया जा सकता है, जिसमें किसी भी चीज को कंटेन किया जा सकता है। कंटेन किया जा सकता है यानी उसको रोका जा सकता है। चलिए जी, रोका जा सकता है, तो रोकने के लिए हमारे पास कौन कौन से शब्द हैं? रोकने के लिए सबसे पहला हमारे पास एक शब्द है कंटेनर। समान अर्थ देखना है तो वर्ड बना हमारे पास, क्या बना? कंटेनर। कंपार्टमेंट जैसे आपने ट्रेन के अंदर देखे होंगे, होल किसी भी चीज में होता है, जैसे छेद हो जाता है किसी चीज में, तो ये सिनोनियम नहीं है। फनल कहते हैं एक ऐसी चीज को या कीप को जिसे चीज को छान कर या किसी चीज में पोर करने के लिए आसानी हो जाए, तो उसे फनल कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? एडवर्सिटी का मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा मौका या समय जिसके अंदर कहते हैं ना नसीब खराब चल रहा है, बदकिस्मती, तो बदकिस्मती को एडवर्सिटी कहा जाता है। बदकिस्मती के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है मिस फॉर्च्यून। जॉय खुशी को कहते हैं, कैपेसिटी क्षमता को कहते हैं, किसी भी चीज की क्षमता। चांस तो आप समझ सकते हैं ना कि नीड अ चांस टू प्रेजेंट योर स्किल्स, तो सही आंसर बनेगा एडवर्सिटी का मिसफॉर्च्यून। ऐसे लोग जिनका नसीब या लक एकदम डूबा हुआ होता है। कई लोग होते हैं ना जिनके पास सब हो जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं लेकिन दोस्तों से सुकून नहीं होता, नौकरी मिल जाती है नौकरी से सुकून नहीं होता, परिवार होता है परिवार से सुकून नहीं है, तो एक तरीके से वो खुद को डेस्टिट्यूट की तरह फीलिंग करते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का मतलब क्या होता है? क्यूपिडिटी कहते हैं एक तरीके से लालच को, किसी भी चीज के लालच को, जब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। वैसे क्यूपिडिटी को एक तरीके से कई पोयम्स के अंदर गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ वेल्थ या गॉड ऑफ बेसिकली ग्रीड बोला जाता है। तो ऐसे में इसका यूज आप करेंगे तो क्या मीनिंग बनेगा क्यूपिडिटी का? ग्रीड, लालच, एक तरीके से एवराइस। एवराइस, लालच। अगला वर्ड है हमारे पास डिसहेवल्ड। डिसहेवल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का गंदा ना होना, वेल अरेंज्ड मैनर को डिसहेवल्ड कहा जाता है। अरेंज मैनर को डिसहेवल्ड किसको कहेंगे? वेल अरेंज्ड। वेल अरेंज के लिए अनटाइडी को यूज किया जाता है। इसका एक दूसरा मतलब होता है जुक्स्टापोज। जुक्स्टापोज, जुक्स्टापोज का मतलब ये होता है टू कीप द थिंग्स इन अरेंजिंग मैनर, किसी चीज को अरेंज करके लिखना रखना। अगला वर्ड होता है वेनरेट। अगला वर्ड है हमारे पास वेनरेट। वेनरेट का मीनिंग क्या होता है? वेनरेट का मीनिंग होता है किसी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाना, टू शो सम रिस्पेक्ट फॉर सम, बेसिकली क्या कहते हैं ना हॉली थिंग्स, तो इसे सेक्रेड भी कहा जाता है। सेक्रेड भी कहा जाता है और इसके सिनोनियम में रेवरे यूज किया जाता है। इसके सिनोनियम में रेवरे वर्ड का यूज किया जाता है। अगला वर्ड है हमारे पास स्कैंडलाइज। अगला वर्ड है स्कैंडलाइज। इसकी स्पेलिंग को बहुत अच्छे से याद कर लो बच्चा। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी के पेपरों की तैयारी कर रहा है उसके लिए स्कैंडलाइज वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। स्कैंडल से स्कैंडलाइज बनता है, किसी से बदला लेने की बात करें या किसी को नुकसान पहुंचाने की बात करें, शॉक देने की बात करें तो वर्ड बनता है स्कैंडलाइज। किसी चीज को झटका देना, किसी चीज को जनता के सामने लाकर रख देना, उसे कहते हैं स्कैंडलाइज। एक तरीके से कहते हैं ना किसी चीज को जनता के सामने लाना, मतलब कहने का कि किसी छुपे हुए सीक्रेट को सामने लाकर सामने वाले को शॉक कर देना, हैरान कर देना। अगला वर्ड है लेबरेंथ। अगला वर्ड है हमारे पास लेबरेंथ। लेबरेंथ बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है। एक ऐसी सीरीज जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, एक ऐसा रास्ता जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जिससे गुजरना बहुत ज्यादा कठिन हो, बहुत ज्यादा कठिन हो। तो ऐसा रास्ता जो बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो, तो आप उसको बहुत टेढ़ा मेढ़ा, कंफ्यूजिंग, डिस्टर्बिंग यूज करना चाहें तो आप लेबरेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेढ़ा मेढ़ा, जिसे रास्ता ढूंढना बहुत आसान हो, जिस पर चलना बहुत मुश्किल हो, तो मेज कह सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन को। ऐसे ही वर्ड आता है स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर का मतलब होता है बच्चा आसमान को छूती बड़ी बड़ी इमारत, आसमान को छूती बड़ी बड़ी इमारतें। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास में एग्जगरेट। कई लोग इसे एग्जाजरेट भी पढ़ते हैं, वो कोई बात नहीं। एग्जगरेट या एग्जाजरेट का मतलब होता है चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, ऐसे दिखाना कि जस्ट बस ये कर दिया वो कर दिया। बहुत सारे लोग होते हैं इतना सा एक्शन होता है दिखाते हैं इतना बड़ा करके, तो बेसिकली हैविंग द हैबिट ऑफ बूस्टिंग, बेसिकली बूस्ट करना या चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। तो मैग्नीफाई का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीफाई का मतलब होता है
नॉर्मल परिस्थितियों को बहुत ज्यादा एग्जिगरेट कर देना, बढ़ा चढ़ा कर दिखा देना। इमेजिन सिंपल है, सोचना। रीइंफोर्स शक्ति, क्षमता, पावर देना। रीइटरेट किसी चीज के बारे में बार बार बयान करना, बार बार बोलना। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? अडेप्ट का अर्थ होता है किसी चीज को धारण करना। अडेप्ट क्या होता है? गोद ले लेना, किसी चीज को धारण कर लेना, खुद को उसी परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट कर लेने के लिए हम यूज करते हैं अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को अनुकूल बनाना अपनी परिस्थितियों के आधार पर। किसी चीज को अनुकूल बनाना अपनी परिस्थितियों के आधार पर। ब्रिंग अप होता है किसी को पैम्पर करना। एनकरेज होता है किसी को इंसाइट करना, जोश दिलाना, साहस देना। ठीक है जी, सर्व आसान वर्ड है। पैलिड होता है रंग को दर्शाना, चेहरा पीला पड़ जाना बुखार से, कमजोरी से, किसी चिंता से, परेशानी से, तो वर्ड बनता है पैलेट। पैलेट का अर्थ क्या होता है बच्चा? पेल। पैलेट का अर्थ होता है पेल। तो इस प्रकार से हमारी सारी वोकैबुलरी, न्यूज और ग्रामर का कुछ बेसिक सेक्शन कवर होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।